हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम वन शॉट वीडियो लेके आए हैं किस चैप्टर का? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो एक चैप्टर है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स आती है उसके न्यूमेरिकल्स में, इवन साथ ही साथ ये बोर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो ये वीडियो कंप्लीट देखना है क्योंकि इसके अंदर हमने कंप्लीट हर एक टॉपिक डिस्कस किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बट इसके अंदर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने कोई न्यूमेरिकल डिस्कशन नहीं किया है। अगर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन समझना है तो आप पार्ट 2 भी देख सकते हो। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहां से आते हैं, इन सबके बारे में हम चीजें क्लियर कर देने वाले हैं। सो एज यू नो, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। एक पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर भाई ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, किस बला को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कौन है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। यानी कि चार्जेस के बारे में पढ़ना, चार्जेस के बारे में समझना ही फिजिक्स को समझना है, इलेक्ट्रिसिटी को समझना है। ठीक है, मतलब चार्जेस के बारे में अगर आप समझ लेते हो तो आपने इलेक्ट्रिसिटी को समझ लिया है। अब आखिर चार्ज क्या होता है, तो देखो जैसे जनरली समझा जाए तो हमें पता है कि हमारे बायोलॉजी के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, वो सेल्स होता है। ऐसे ही किसी मटेरियल के लिए जो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या रहने वाला है, चार्जेस। यानी कि जब ये चार्ज ऐसे 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 करके चलने लगेंगे, जब ये चार्ज मोशन करते हैं तो अपने साथ क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखो नॉर्मली आपको पता होगा कि जब हवा चलता है, एयर ब्लो करता है तो क्या होता है, एयर करंट बनता है। पानी फ्लो करता है तो क्या बनता है, वाटर करंट बनता है। सिमिलरली जब चार्ज मूव करते हैं, जब चार्ज मूव करने लगते हैं तो क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। चलिए तो मतलब एक बात समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रिक करंट समझना है तो चार्ज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो समझते हैं चार्ज के बारे में। तो जो चार्ज होता है, चार्ज होता क्या है, तो भाई जो ऐसा कोई मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं, हम चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई कि बेसिकली जो चार्ज होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज जिसको आप प्लस वीई बोलते हो, और एक जो आपका होता है नेगेटिव चार्ज जिसको आप माइनस वीई बोल सकते हो। वी का मतलब पॉजिटिव, जो वी वाला आता है ना वो है नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जब चार्ज क्या करेंगे, जब चार्ज मोशन करेंगे कंटिन्यू, जब चार्ज मोशन करते रहते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, तब वो क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्रिएट करेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट। बोलो यहां तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है। अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैग्नेट भी तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, तो उनको हम चार्ज क्यों नहीं बोल पाएंगे। तो समझो कि मैग्नेट तो अलग चीज है, मैग्नेट एक मटेरियल है। चार्जेस के अंदर कुछ और प्रॉपर्टी भी होती है जो चार्ज को चार्ज बनाती है, जैसे कि ये अट्रैक्टिव रिपल से आपने देख लिया। दूसरा एडिटिव ऑफ चार्ज, अगर आप एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज सब लेके आ रहे हो, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, तो क्या होगा, ये 3 कूलम ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या चार्ज। कंजर्वेशन का पता है आपको कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि आप चार्ज को या तो एक दे पाओगे या तो एक ले पाओगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आप बाजार गए, मार्केट गए, क्या बोलोगे, भैया मुझे 3.1 kg शुगर दे दो। क्या बोलोगे, क्या वो करेगा दुकान वाला, आपको लगा देगा एक बोले निकल इधर से। क्यों? क्योंकि 3.1 जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप बोलोगे भैया मुझे 3 kg ऑफ शुगर दे दो, 2 kg ऑफ शुगर दे दो, 1 kg ऑफ सॉल्ट दे दो, तो वो समझ आ रहा है भाई वो आपको क्या करेगा, वजन करेगा और आपको पकड़ा देगा। लेकिन आप बोलोगे भैया मुझे 723 ग्राम ऑफ शुगर चाहिए, क्या करेगा वो चप्पल दिखाएगा, बोले चल अभी निकल इधर से। तो वैसे ही जो चार्जेस की प्रॉपर्टी में चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज अपने आप को अगर शेयर कर रहा है तो एक चार्ज देगा, और अगर ले रहा है तो एक चार्ज लेगा, इससे कम नहीं लेगा। मतलब कम का मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं ले सकता। 1.2, 1.3, 1.5 ऐसा वैलिड नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोले यहां तक समझ में आ गई?
ठीक है, अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलम। क्या होता है? कूलम। जैसे आपने कहीं दिखा हो 22 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, तो किसकी बात कर रहे हैं? वो चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपने बोला कि एक चार्ज मैंने दिया, मतलब क्या दिया आपने? इतना वैल्यू दिया, इतना कूलम ऑफ एनर्जी आपने क्या किया? भेजा है। आपने बोला 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 10 दिया, 20 दिया, जो भी दिया हो, इतने अमाउंट से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे पता चलेगा हमने इतना क्या किया है? एनर्जी ट्रांसफर की है। ठीक है, एक बात और लिखा है यहाँ पे, ये दोनों नॉलेज के लिए है। 1 कूलम इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर आप समझो 1 इलेक्ट्रॉन वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से अगर 1 कूलम निकालो तो क्या होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻19 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। इसको हम यहाँ पे लेके जाएं, इस पूरे टर्म को नीचे ले जाएंगे तो 1 कूलम की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे ये मिलता है, पर अपने को काम का नहीं है, बस जनरली नॉलेज के लिए ध्यान रखो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर उसके बाद हम देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, एडिटिव होता है नेचर का, कंजर्वेशन होता है उसके अंदर, और चौथा क्या है? क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज या तो लेगा एक या तो देगा एक। ठीक है, 1.2, 1.3, 1.5 जैसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो इतना समझने के बाद हम समझते हैं कि आखिर जो ये करंट है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहाँ कहाँ पास हो सकता है। देखो, तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल 2 तरह से डिवाइडेड है। कौन कौन सा? एक तो कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। कौन कौन सा? कंडक्टर और इंसुलेटर। और आपको पता है कंडक्टर किसको हम बोल सकते हैं? जो हमारा मेटल्स होता है। तो मेटल्स में करंट पास क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन चलता क्यों है, थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है कि 2 एटम्स के बीच या 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत नजदीक है। और जब एनर्जी मिलती है उनको, जब एनर्जी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी है, पर जब इनको एनर्जी मिला तो क्या हुआ? ये वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं? वाइब्रेट। जब वाइब्रेट होगा तो अपनी एनर्जी क्या करेगा? इसको ट्रांसफर करेगा, क्योंकि नजदीक है ना, ऐसे ट्रांसफर करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होने लगता है। ये किसके अंदर होता है? ये कंडक्टर्स के अंदर तो होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की या नॉन कंडक्टर्स की, तो क्या होगा भाई? एक एटम ये है, दूसरा एटम ये रहता है, ये वाइब्रेट कर तो रहा है लेकिन अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हीट पास होती है, बल्कि इंसुलेटर में पास नहीं होता। देखो यहाँ क्या लिखा है? द सब्सटेंस और मटेरियल विच अलाउ एनर्जी टू पास थ्रू इट। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो क्या करे? अपने अंदर से एनर्जी को पास होने दे, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में सारे मेटल्स ऑलमोस्ट, कॉपर, सिल्वर, दुनिया भर के जितने भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सभी एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है। दूसरा कि इंसुलेटर भाई कौन है? इंसुलेटर कौन है? जो एनर्जी को पास होने नहीं देते। एग्जाम्पल में कैसा? वुड, ग्लास, क्लॉथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर की चीजें होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम समझते हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, चार्जेस तो हमने समझ लिए, कंडक्टिविटी की बेसिस पे हमने मटेरियल को भी क्लासिफाइड कर दिया। अब हम समझते हैं कि जो मटेरियल, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है 2 तरह से डिवाइडेड हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। दोनों समझने की कोशिश करते हैं, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट और डायनेमिक करंट, ऐसा बेसिकली नाम तो ऐसे 2 हैं, बट आप समझो है क्या। स्टैटिक करंट का मतलब जब चार्ज हो ना रेस्ट पे हो। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जब चार्ज मोशन करते हैं, जब चार्ज चलते हैं तो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। जब तक चार्ज मोशन नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब होता है चार्ज किसमें है? मोशन में है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह से डिवाइडेड है, लेकिन हमारा हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब हमें चार्ज को मोशन कराना है, और जब चार्ज मोशन करेगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। बोलो क्लियर है? ये सब जनरल बातें हैं जो आपको एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप समझते रहो कि इलेक्ट्रिक करंट 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज रेस्ट पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब चार्ज मोशन पे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं?
भाई अलग अलग कंपोनेंट, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, आपका बैटरी हो गई, या ऐसे वायर हो गए, इन सबको जब हम इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। जहां पे इलेक्ट्रिक अलग अलग पार्ट को कनेक्ट किया जाए, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया, तो अपने घर में बहुत दुनिया भर की चीजें हैं, एसी हो गया, टीवी हो गया, जो आप कनेक्ट कर रहे हो सब क्या है? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां देख सकते हो आप कि अब इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हुआ, बोलो। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है 2। 1 का मतलब है ओपन सर्किट, 2 का मतलब है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या फर्क है कि अगर आप यहाँ डायग्राम ध्यान से देखो कि ये जो डायग्राम है ये क्या है? आपका ओपन सर्किट है। क्या है ये है आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आप देखो यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाया, यहाँ से प्लस से लाइट निकल रही है, यहाँ देखो वायर कनेक्ट नहीं है, तो क्या हो रहा है? ये नॉट ग्लो हो रहा है, मतलब जल नहीं रहा है, ये बल्ब जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, भाई एक कंप्लीट वायर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जब तक कंप्लीट नहीं होता तो क्या होगा? लाइट जलेगी नहीं। लेकिन जैसे आपने इस कनेक्शन को आपने क्या किया? यहाँ कनेक्ट कर दिया, बल्ब से कनेक्ट किया, तो क्या हुआ? सर्किट कैसी हो गई? सर्किट क्लोज हो गई, और जिसकी वजह से बल्ब क्या हो गया? बल्ब आपका यहाँ पे चमकने लगा है। आप देख सकते हो, कलर दिख रहा हो तो शायद, नहीं तो ग्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या है? बल्ब नहीं जल रहा है, यहाँ पे बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि सर्किट हमने क्लोज किया है। जब तक का सर्किट ब्रेक रहेगा, सर्किट डिवाइडेड रहेगा, टूटा रहेगा या ओपन रहेगा, तब तक क्या होगा? आपका लाइट नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल है, आप समझ सकते हो। अगर आपने नॉर्मली 2 लाइट है, आप मान लो अपने बोर्ड में लाइट जला लगाते हो आप, और लाइट लगाने के बाद अगर एक ही वायर लगाओ तो क्या होगा? क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं? देखो, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि 1 सेकंड में से इसमें कितना चार्ज पास हुआ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो का मतलब, रेट का मतलब होता है टाइम। अगर हमारे फिजिक्स की बात करें तो रेट का मतलब होता है टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो गया, वही क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यहाँ डेफिनेशन लिखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर में से, पर्टिकुलर एरिया के कंडक्टर में से पर यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो किया, तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। उसका फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q बाई टी। I इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? Q बाई टी। बोलो, क्लियर है? ओके, तो अब एक बात और समझते हैं कि आखिर इसकी यूनिट क्या होने वाली है। अब आप देखो, जब इसकी हम बात करें, यहाँ पे चार्ज यूनिट मैंने क्या बताया था? कूलम, और टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड आप बोल सकते हो। इस कूलम पर सेकंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पियर, AMPERE। याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम पड़ने वाला है ना। एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर। स्पेलिंग क्या है? AMPERE। अच्छा, बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इस करंट को मेजर करने के कुछ डिवाइसेस भी हैं। ठीक है, कुछ डिवाइसेस हैं। एक का नाम है गैल्वेनोमीटर और एक का नाम है वो एमीटर। देखो, गैल्वेनोमीटर और दूसरा क्या है आपका? एमीटर। एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट को मेजर करता है। देखो, दोनों काम है करंट के, समझो ध्यान से। एक है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं कर सकता। गैल्वेनोमीटर कभी भी करंट को मेजर कर सकता नहीं है, वो सिर्फ बताता है कि हाँ, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा, और गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर सकता नहीं है। फाइन, ठीक है यहां तक। अब इसके लिए आपको क्या करना क्या होगा? गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना होगा किसमें? सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि अगर एमीटर को आपको लगाना है सर्किट में, तो आपको ध्यान रखना है कि एमीटर शुड बी इन सीरीज। कैसा होना चाहिए? एमीटर सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और क्यों लगाएंगे इसको? ताकि हम करंट को मेजर कर सके। इसकी बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर मेजर करता है क्या? स्मॉलर करंट। यहां लिखा जरूर है मेजर करता है, लेकिन मेजर करता नहीं है, सिर्फ वो बताता है कि हाँ, इसके अंदर करंट है या नहीं। इट ओनली डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। क्या करता है? इट ओनली डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। इट ऑल्सो शोज द डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग। एक खास बात इसमें और पता चलता है कि डायरेक्शन पता चलता है। करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर। बोलो, क्लियर हो रहा है? अच्छे समझ में आ रही है चीजें? ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। कुछ भी अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के बाद हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आखिर पोटेंशियल क्या है? तो भाई डायग्राम सब वेरी सॉरी,
अगर ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें तो डायग्राम क्या है, आप देखो एक बड़ा सा कुछ टब सा है, ठीक है, एक टब बना हुआ है यहाँ पे। इस टब में यहां तक पानी भरा है और इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब क्या होगा कि जैसे आप इस टैप को खोलोगे, यहाँ टैप लगी है, टैप मतलब वॉल, जैसे आप इस वॉल को खोलोगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई, यहाँ पे पानी जा रहा है तो पानी इसमें से जाने लगेगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक क्या होगा, इस दोनों में बराबर नहीं हो जाए। मान लीजिए ये है और ये दूसरा है, और दोनों में जब तक पानी बराबर नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, पानी फ्लो करता रहेगा यहां से यहां। तो हमारी बात भाई कॉमन सी बात है, अगर भाई क्लासरूम है और इस क्लासरूम में सपोज करो इस क्लासरूम में एसी चल रही है, मैं दरवाजा खोलूं तो क्या होगा, टेम्परेचर मतलब यहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिक गर्म होने लगेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चीजें फ्लो ऑटोमेटिकली करती है। भाई एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई अगर पानी है, आपने नॉर्मली पाइप को ऐसे रखा है, पाइप है उसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे रखा है, क्या पानी फ्लो हो रहा है, नहीं, ये जैसे मतलब कहीं से पानी नहीं आ रहा है, स्टोर्ड वाटर है यहाँ पे ऐसे एक पाइप के अंदर, आपने क्या किया, इसको टेढ़ा किया तो क्या होगा, पानी यहाँ से खिसकने लगेगा नीचे। बोला हाँ या ना, क्यों हुआ, क्योंकि आपने हाइट का डिफरेंस मेंटेन किया। सिमिलरली जब तक डिफरेंस मेंटेन नहीं करेंगे तब तक कोई चीजें फ्लो नहीं करेगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम सिस्टम में, हम पूरे सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पोटेंशियल बना रहे हैं, एक डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, किसके बीच में, चार्ज के बीच में। जब चार्ज डिफरेंस होगा तो क्या होगा, चार्ज अपने आप भागना शुरू कर देगा। समझ में आई बात। तो पोटेंशियल क्यों जरूरी है, पोटेंशियल जरूरी इसलिए है ताकि क्या हो, सर्किट कंप्लीट हो। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं कि मानो वही जो पाइप में बात कर रहे हो, पाइप है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पानी के ड्रॉप्स हैं। ड्रॉप को आप इमेजिन करो चार्ज है, ड्रॉप क्या है, पानी के चार्ज है। अब जैसे क्या है, ऐसे है तो सब स्टेबल है, क्या चार्ज मूव करेगा, नहीं मूव कर। लेकिन जैसे मैं इस हाइट को चेंज किया, भाई यहाँ की हाइट कम है, इतनी है, तो यहाँ की हाइट इतनी बढ़ गई है, भाई अगर ये बेस है हमारा, ये हाइट बढ़ गई है और ये हाइट छोटी है, तो डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये पानी यहाँ भागने लगेंगे, तो चार्ज मोशन करने लगेगा। जो चार्ज मोशन करेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। बोलो समझ में आई बात, क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों ये डायग्राम से, इसलिए डायग्राम डाल रखा है ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी हैव टू क्रिएट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब इसका काम कौन करता है, इस भारी काम को करने वाला शख्स कौन, बैटरी। बैटरी है, बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को बना रहा है। बोले तुम्हारे पास बहुत है, देखो मैं बताता हूं कैसे बदलेगा। अब इमेजिन करो आपके दोस्त है और आपका दोस्त बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, और आप थोड़े कमजोर हो, तो अगर उसके मार्क्स जब आ रहे तो अपने को लगता है ना यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे से अच्छे मार्क्स कैसे ला रहा है या मेरे से बेटर कैसे है, तो आपके अंदर एक होता है यार नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपके दोनों में मार्क्स का डिफरेंस था। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका जो डेफिनेशन क्या कहता है आप देख लेते हैं, द वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय द बैटरी टू मूव इट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, कि भाई एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह काम कराने के लिए जो वर्क करना पड़े, भाई समझो एक चार्ज, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए, ठीक, ये चार्ज को यहां तक, ये चार्ज यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ा, तो पहले ऐसे था पाइप, आपने कुछ काम किया हुआ तो ऐसा हो गया पाइप हुआ ना, तो ये जो काम आपने किया है, इस काम को करने के लिए जो वर्क लगा, ठीक है, उसको जब आप चार्ज के साथ डिवाइड करते हो, जो वर्क लगा जब उसको चार्ज के साथ डिवाइड करते हो तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, द वर्क डन ऑन अ चार्ज, किसी चार्ज पे जो वर्क हो रहा है बाय द बैटरी टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। बोलो ठीक है, तो यहां से V की वैल्यू कितनी हुई, W/Q। अच्छा, ऐसा यूनिट कितना होता है, वोल्ट होता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो वर्क डन का यूनिट अगर आपको याद हो तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, जूल्स होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, अभी हमने बात की है, COULOMB, कूलम होती है। तो जूल पर कूलम बोलो चाहे वोल्ट बोलो एक ही बात होता है, जूल पर कूलम बोलो चाहे वोल्ट बोलो एक ही बात है। ठीक है, जैसा हमने करंट में देखा था। करंट बताओ कितना था, जब हमने क्या पढ़ा था अभी करंट के लिए फॉर्मूला I=Q/T, याद है, तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड बोलो चाहे तो एम्पियर बोलो, क्या था, एक ही बात है। सिमिलरली जूल पर कूलम बोलो चाहे वोल्ट बोलो एक ही बात होती है। अब एग्जाम में आता है, कई बार आ सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, क्या है, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज नोन एज 1 वोल्ट। देखो इस फॉर्मूले से हम याद करते हैं
कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, देखो V की वैल्यू क्या है, W/Q, पढ़ा अभी अपने। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, जितना वर्क हमें करना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, उसको क्या बोल रहे हैं हम, 1 वोल्ट ऑफ, या 1 वोल्ट नॉर्मली बोल सकते हैं। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जब आप 1 जूल ऑफ एनर्जी का खर्च करते हो, उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है। तो अभी जैसे आपने समझा वोल्ट मीटर, सॉरी गैलोमीटर और एमीटर, ऐसे ही चीज, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, वोल्ट मीटर। अब एमीटर क्या करता था, करंट मेजर करता था, गैलोमीटर क्या करता था, करंट को सेंस करता था और करंट की डायरेक्शन को बताता था। सिमिलरली जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या होता है, इट ऑलवेज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज इन द सर्किट। एक सर्किट में कितना वोल्ट बना रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, उसको कौन बताता है, वोल्ट मीटर बताता है। आप देखो यहाँ पे V लगा होगा, यहाँ पे भी होगा, वहां का डायग्राम देखोगे तो आप वहां पे क्या लिखा होगा, A लिखा होता है या G लिखा होता है, ठीक है। A लिखा है मतलब एमीटर, G मतलब गैलोमीटर, V का मतलब वोल्ट मीटर है। और खास एक बात कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है सर्किट के, ठीक है। सर्किट के कहाँ लगाएंगे हम, पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए। एमीटर करंट को मेजर करते हैं और इसको सीरीज में लगाते हैं। गैलोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है और वो डायरेक्शन को भी बताता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है और हमेशा हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। बोलो समझ में आई बात, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट देन। तो मेरे भाई अगर इतना समझ में आ गया तब आगे बात करते हैं और समझते हैं कि सर्किट डायग्राम या सर्किट सिंबल, जो मतलब सर्किट डायग्राम होते हैं, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। पहले इसको समझते हैं फिर इस पे आएंगे। पहले आप देखो, अगर इलेक्ट्रिक सेल है, सिंगल सेल है, तो आप क्या लगाओगे, एक ऐसे और एक ऐसे, सिंगल। इस बड़े वाले को प्लस बोलते हैं, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं। पर अगर यही आप कॉम्बिनेशन लगा दो, मतलब एक बैटरी फिर एक बैटरी फिर एक बैटरी, नंबर ऑफ सेल्स लगाओगे तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स लगाने से क्या बन जाएगा, बोलो बैटरी बनेगा। क्या बन जाएगा, बोलो बैटरी, ठीक है। प्लग की स्विच, भाई अगर ऐसा कुछ है तो स्विच ओपन है, ऐसा कुछ है तो स्विच क्लोज है। भाई यहाँ पे डॉट लगा देना, डॉट लगाने से क्या हुआ, स्विच क्लोज हुआ। ऐसा है तो स्विच ओपन है, इसको बोलेंगे वायर जॉइंट, ठीक है। और ये क्या है कि भाई अगर आपने जॉइंट नहीं दिया है, आप क्या किए हो, आप ऐसे कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वायर को ओवरलैप कर दिया है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आएगा तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस आएगा तो ऐसा रहेगा, रियोस्टेट आएगा तो ऐसा आएगा। अभी बताओ रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे मान लो आप मार्केट गए 2 ओम 3 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस लेके आए, अभी सब क्या है हम डिस्कस करेंगे। बट अगर नॉर्मली देखो, अगर हमने मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस खरीदा तो ये फिक्स है, लेकिन इसमें क्या है कि अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में एक शॉर्ट बना दूंगा, उसके अंदर मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। एमीटर क्या होगा, इसमें ए लिखा होता है, मैंने आपको बताया था, इसका सिंबल क्या होगा, ऐसा। वोल्ट मीटर में क्या होगा, सिंबल कैसा होगा, वी होगा। गैलोमीटर में क्या होगा, सिंबल क्या होगा, जी होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए। अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं। देखो जैसे देखो, ये आपके पास एक सर्किट है जहां पे ये लाइट बल्ब है, ये आपका क्या है, बल्ब है, ठीक। ये आपका क्या है, स्विच है, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक। और ये हमारी क्या है, बैटरी है। क्या है, ये आपकी बैटरी है, ठीक। ये वायर है। अब मानो करंट जो है यहाँ पे ऐसा चल रहा है, करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। फिलहाल चार्जेस के बेसिस पे हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल नॉर्मली समझ करो करंट ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये आपके पास सर्किट है। क्या आप हर जगह कहीं बोला जाए, बताओ मुझे सर्किट डायग्राम बनाओ, क्या आप ऐसा बनाओगे, ऐसा नहीं। हर जगह बैटरी थोड़ी लगा सकते हो या बैटरी थोड़ी ड्रॉ करने बैठोगे। उसके लिए सर्किट सिंबल्स यूज करते हैं। आप देखो बैटरी के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे थे, ये वाला, एक छोटा एक बड़ा फिर छोटा फिर एक बड़ा फिर छोटा फिर एक बड़ा छोटा। इन सबको करने के बजाय हम क्या करते हैं, सबका कॉम्बिनेशन एक ऐसा रख लेते हैं। देखो आप दिख सकता है, आपको दिख रहा है, आपको ठीक है, दिख रहा है आपको। ये देखो, ये बड़ी वाली जो डंडी होती है ना, ये बड़ी वाली डंडी प्लस की होती है, छोटी वाली डंडी माइनस की होगी। तो करंट ऐसे चलेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन तब ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा है, बट अब प्लस में से करंट निकलता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे गया, ऐसे गया। ये देखो लाइट बल्ब में आप ऐसा दिखा सकते हो, या क्या बताया था, ऐसे दिखा सकते हो। स्विच में आप क्या है, हमारे पास स्विच के लिए क्या सिंबल है, बताओ कहाँ गई, स्विच 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 स्विच, ये रहा। स्विच में आप ऐसा दिखा सकते हो या ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो अपने एनसीईआरटी में ये सब चीज दी गई है, तो आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओगे तो आप ऐसे ही सर्किट डायग्राम को बनाओगे। अभी पहचानना, अभी बनाना तो है ही नहीं, अभी हमारे पास वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं 10th लेवल पे, जहाँ पे हमें ये सब चीजें करना पड़े। लेकिन हाँ, जब 12th में आप आओगे तो आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जनरली आप सिंबल ध्यान रखो कि भाई बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, सेल का सिंबल ऐसा होता है, प्लस की स्विच, और मतलब ये जो हमारा ओपन सर्किट है, मतलब ओपन स्विच है, क्लोज स्विच है, वायर जॉइंट है, सब कुछ रेजिस्टेंस,
बाद में रियोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, सभी का सिंबल्स क्या क्या होता है आपको याद होना चाहिए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इतना समझने के बाद अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करना है जिसका नाम है ओम्स लॉ। यही है वो शख्स, आप ध्यान से देखो, यही है वो शख्स जिसने ओम्स, मतलब इनका नाम ही ओम्स है। इन्होंने फिजिक्स की ये जो पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती है। और ये छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था। पूरे फिजिक्स की जो हिस्ट्री है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पूरी हिस्ट्री है वो बदल गई इनके एक थॉट्स है। ठीक है, आपको हालांकि गुस्सा आ रहा होगा इनके, बोले क्या बना दिया, बोले जीवन नर्क कर दिया हमारा। कि मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पूरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बदल गई। ठीक है, तो समझते हैं क्या है कि Ohm's law state that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor at a particular condition। क्या बोला जा रहा है यहाँ? ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मान लो कोई कंडक्टर है, सपोज करो ये कंडक्टर है ऐसा कुछ, ठीक है, इस कंडक्टर में अगर हमारी बैटरी लगी है ऐसे, तो एज वी इंक्रीज वोल्टेज, जैसे जैसे हम V को इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है? V। तो जैसे जैसे हम V को बढ़ा रहे हैं, I को भी क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। भाई पोटेंशियल 2 था, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो वोल्टेज भी के साथ साथ करंट भी क्या हो रहा है? करंट भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा होता, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और एक कांस्टेंट क्या नाम था? उस कांस्टेंट का नाम था R। उस कांस्टेंट क्या नाम था? उस कांस्टेंट का नाम था आपका R। बोलो क्लियर है? दिख रहा है? कैमरा चेक कर लेता हूं मैं भी। फाइन, दिख रहा है। सो इस कांस्टेंट का क्या नाम था? इस कांस्टेंट का नाम था R। R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब जो R था, यानी जो एक कांस्टेंट है, उसका नाम क्या था? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस करता क्या है? रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो जब भी क्या होगा कि मान लो ये एटम था, ये कंडक्टर है, तो जब ये चलना चाहेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक रुकावट पैदा होती है। जैसे आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, फर्स्ट लॉ पढ़ा है, क्या था कि कोई भी एक्शन होने वाला होता है उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या है कि जब ये पार्टिकल मूव करना चाहे हो, जब ये पार्टिकल मोशन करना चाहते होंगे, तो क्या होगा? जो दूसरा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? उसको स्टॉप करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो बेसिकली आप समझो कि वैसे मैं चलना चाह रहा हूं, मान लो यहाँ एयर का एक लेयर है, हवा का एक लेयर है, वो क्या कर रहा है? मुझे रोक रहा है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस भी क्या होता है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? रोकता है, कोशिश करता है रोकने की। ठीक है, यहां तक बोलो समझ में आ गया? अब इसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है ओम। ओम पढ़ते ओम है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? ओम। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ओम, और सिंबल ऐसा याद रखना, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, SI यूनिट। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा दिखे 6 ओम, 12 ओम, तो जान लेना किसकी बात हो रही है? रेजिस्टेंस की बात होती है। चलिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम? बताओ। 1 ओम इज द इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू व्हिच करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट डाला जाए तो उस केस में जो मतलब उस केस में जो 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? 1 ओम। अगर देखो इसको समझे, कहां समझे? यहां समझते। देखो, तो आपने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो R इक्वल्स टू कितना हुआ? V अपॉन आई। बोलो समझ में आई बात? कि 1 वोल्ट अगर आप, मतलब 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो, जनरेट करते हो अपनी बैटरी की हेल्प से, तो उस केस में जो 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं हम? 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लिखा देखो, 1 ओम इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू व्हिच करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट अप्लाइड टू। ठीक है, इसको ऐसे समझना चाहो तो समझो कि मान लो कि यहां से आपको 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करना है, ऐसा समझो 1 एम्पियर का करंट भेजना है, उसके लिए अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली 1 ओम रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। देखो, रेजिस्टेंस आप बनाते नहीं हो, ये खुद से होता है। पार्टिकल का नेचर है कि जो हो रहा होगा, क्योंकि अपने पता है ना कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ की जो चीजें जैसी है वैसी रहना चाहती है, या अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ बात कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो भी हो रहा है उसका क्या करता है? वो अपोज करना है। फिर मोशन हो रहा है तो रोकना है, रुका है तो मोशन करना चाहता है। ये फर्स्ट लॉ का कंसेप्ट है, और सॉरी थर्ड लॉ का कंसेप्ट है। तो सिमिलरली यहाँ आपको चीजें पता होनी चाहिए, आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, V इक्वल्स टू आई आर, आप देखो यहाँ पे मैंने एक बात बताई रखी है। तो हम नॉर्मली हमने क्या पढ़ा? V इक्वल्स टू कितना है? आई आर। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा? V इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? आई आर होता है फॉर्मूला।
सो अगर मैं यहाँ पे आई की बात करूं, देखो आप इस ट्रायंगल से आप लर्न कर सकते हो। देखो v इक्वल्स टू आई इंटू आर, अगर आपको आई निकालना है तो v बाई आर, आपको आर निकालना है तो v बाई आर। ये ट्रायंगल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी से लर्न हो जाएगा। देखो आई निकालना, देखो आई को सर्कल किया मैंने, मतलब आई हमारा सब्जेक्ट है, फॉर्मूला क्या बना v अपॉन आई। आपको ऐसा ट्रायंगल लिख लेना वी आई आर, कैसे लिख लेना, ऐसा वी आई आर, आपको याद रहेगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो वी आई आर हुआ तो आई निकालना है तो वी बाई आर, वी निकालना है तो आई इंटू आर निकालना है तो वी बाई आई। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा देखो ये ग्राफ भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि ग्राफ क्या है। ये ग्राफ है वी वर्सेस आई का, किसके बीच ग्राफ है, वी वर्सेस आई, करंट वर्सेस पोटेंशियल का। किसका? करंट वर्सेस पोटेंशियल का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज को जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे क्या हो रहा था, करंट भी इंक्रीज हो रहा था। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पे, I का ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे डॉटेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो बोलो इतनी सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, ये सब कुछ आप नोट करेंगे, खुद से नोट करिए, खुद से समझ के नोट करिए, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, ताकि क्या हो, आप कभी भी एग्जाम में बैठो या कभी भी आपको पढ़ना हो तो आप एक बार 2 पेज को ऐसे पलटोगे और आपको लर्न हो जाएगा। सेल्फ नोट्स का यही एक खास बात है कि वो क्या है कि आपको बार बार उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक बार बना रखा है तो आप एक बार गो थ्रू होगे ना, हाँ ठीक है तो मेरे को समझ में आ जाएगा, वैसा हो जाएगा। हालांकि मैं इसका नोट्स तो प्रोवाइड कर दूंगा मैं लिंक में, लेकिन आप एक बार इसका खुद से नोट्स बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़े। सो अभी देखो, अभी तक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू आई आर, उसमें एक खास बात थी जो मैं बताया नहीं था, लेकिन अब बता रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो r की वैल्यू बात करूं तो r क्या हुआ आपका, v अपॉन आई। r क्या बन रहा है, r की अगर बात करें तो क्या बन रहा है, r इक्वल्स टू v बाई आई बन रहा है। पर अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, आपको ऐसा दिखेगा कि r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, v के है, r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, i के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली जब ये चीज देखी गई तो ऐसा पाया गया कि भाई ये तो r v और i पे डिपेंड ही नहीं करता, ये जो r है वो v और i पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मन में एक सवाल आया, किसके आया, ओम्स के आया कि भाई आखिर डिपेंड करता किस पे। भाई सिंपल सी बात है ना, मैं बोला कि भाई इस पे डिपेंड नहीं करता, भाई सिंपल से अपना दिख रहा है v इक्वल्स टू आई आर, तो i पे डिपेंड करना चाहिए r पे, और v पे भी डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर डिपेंड किस पे करता है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो टॉपिक नेम इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। आखिर रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखा गया, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के। एल मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। बोलो यहाँ पर ठीक है। दूसरा क्या बोला है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया पे कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसको डायग्राम से समझो कि ये अपना लेंथ है, भाई ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट आपका लेंथ है। ठीक है, ये अपना लेंथ हो गया। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका एरिया है, ये। ठीक है, अब इमेजिन करो इस लेंथ को खींचोगे, अगर भाई ये रॉड है अपना, इसको मैं खींचूंगा, सिंपल से बात समझो, एक मोटा सा अगर हमारे पास कोई रॉड है तो इसको मैं खींचूं तो क्या होगा, पतला भी तो होगा। सिंपल सी बात है, ये हमारा रॉड है, इसको मैं खींच रहा हूं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली पतला भी होगा। अगर आप इसकी लेंथ को चेंज करो, मान लो कि मैं लेंथ को यहाँ बना देता हूँ, इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज करके ऐसा कर दिया, तो लेंथ को बढ़ाया, अगर मैं लेंथ को चेंज किया तो क्या होगा, देखो ये जगह, ये पहले इतना मोटा था, अब क्या हुआ, ये थोड़ा पतला हो चुका है। डिक्रीज, और खींचोगे तो और पतला होगा, और खींचोगे तो और पतला होगा। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली एरिया तो चेंज होगा ही। और इस कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ है बोर्ड्स में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया पे कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। बोलो लिख सकते हैं भाई, 1 बाई ए के साथ हमने L का मल्टीप्लाई कर दिया, भाई R दोनों के साथ कॉमन था, R इंटू 1 बाई ए, तक क्या मिला, L बाई ए। सो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो, एक कांस्टेंट क्या आता है, रो। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये रो क्या है, ये रो है आपका रेजिस्टिविटी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक बहुत काम की चीज है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ऐसा था कुछ कि हम जब लेंथ बढ़ा चेंज करते हैं, एरिया चेंज करते हैं, तो बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चेंज होता है। ऑप्शन है कि क्या बोलते हैं आपका
बेसिकली लेंथ बढ़ाने पे एरिया में चेंजेस आएंगे, रेजिस्टेंस बदलेगा, क्या रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस आएगा? तो आप क्या लिखना, नो, नेवर चेंजेस। रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होता अनटिल और अनलेस आप मटेरियल को ना चेंज कर दो। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मटेरियल पे। आपने कॉपर का रॉड लिया है, जब तक आप कॉपर को आयरन में नहीं कन्वर्ट कर देते या कॉपर को हटा के आयरन नहीं लगा लेते तब तक उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट है? कांस्टेंट फॉर मटेरियल्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। एक आयरन के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, दुनिया भर के अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। बोलो समझ में आई बात? यहां तक क्लियर हुआ? पक्का वाला? भाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हुआ। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, जब इसको साइन को हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट कौन सा है? रो। इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ने को हम रो पढ़ते हैं, आर ओ डब्ल्यू या आर एच ओ। क्या पढ़ते हैं? आर एच ओ। ठीक है, और नॉर्मल इसको पढ़ा ऐसा जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा अब इसकी यूनिट की बात करें तो SI यूनिट की बात करें, बोलो कितनी होगी? बताइए कितनी होगी SI यूनिट इसकी? अब देखो, अगर मैं इस रो की बात करूं तो रो का फॉर्मूला अगर मैं आर ए को इधर भेजूंगा तो क्या होगा? आर ए बाई एल। बोलो होगा? भाई इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इस आर ए को इधर भेजना है तो आर ए बाई एल हुआ। आर की यूनिट क्या थी? आर की यूनिट क्या थी? ओम। ए की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। एल की यूनिट क्या है? एम। तो एम से एम कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर। क्या बचा? ओम मीटर। बोलो क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी होती है? ओम मीटर। बोलो समझ में आई बात? क्लियर हुआ बच्चों? पक्का? ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। चीजें आराम आराम से देखो, आराम आराम से समझो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं कर पाओ आप। ठीक है, टफ नहीं है, सब आसान है, यू कैन डू। ठीक है, बट थोड़ा सा बस आपको समय देना है, हार्डवर्क करना है। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है। देखो, हमने रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, हमने रेजिस्टिविटी भी पढ़ लिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो देखो समझो कि रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन बाय द एटम्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। रेजिस्टेंस कब डेवलप हो रहा था? जो एटम्स हैं, जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में अपोज कर रहे थे तब हो रहा था। और ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसमें रोकने की क्षमता ज्यादा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसमें रोकने की क्षमता कम। इट इज कांस्टेंट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर द पर्टिकुलर मटेरियल, जो कि मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मटेरियल के लिए, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, क्या बोलते हैं, गोल्ड, कुछ भी मटेरियल हो सकता है, उसके लिए क्या होता है? ये वैल्यू फिक्स होती है। पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। यूनिट क्या थी? ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या थी? ओम। बोलो ठीक है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिक शॉक। अब क्वेश्चन ये आता है कितना करंट हमें लगने पे हम ऐसे हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, जनरली समझते हैं, जस्ट नॉलेज के लिए है, ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे तो करंट 2 मिली एम्पियर का क्या मतलब होता है पहले समझ लो। मिली एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। ठीक है, जैसे आपने मिलीलीटर बोलते हो, ठीक है, मिलीमीटर बोलते हो, ऐसे ही मिली एम्पियर है 1000। तो अगर 2 मिली एम्पियर जाएगा तो क्या? माइल्ड शॉक, बहुत छोटा सा हल्का सा पता चलेगा। 5 मिली एम्पियर बॉडी में गया करंट तो क्या हुआ? पेनफुल शॉक है, झटका लगेगा, बच्चों मरोगे नहीं, लेकिन क्या होगा? आपको बहुत शॉक लग सकता है। 10 हुआ तो कंट्रैक्शन ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। अभी इनवॉलंटरी मसल जानते हो क्या होता है? इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ऐसा मसल जो हमें सोचने की क्षमता, जो हमें सोचने की क्षमता, वॉलंटरी कौन सा है? जो हमें थिंकिंग एबिलिटी देता है। इनवॉलंटरी कौन सा? जो हमें थिंकिंग एबिलिटी नहीं देता। मतलब यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। 15 होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मसल्स। मसल्स पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा, बॉडी क्या करेगा? अपने आप हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेंटेन करेगा। और जो लास्ट है कि अगर आपका 70 मिली एम्पियर जितना करंट अगर आपको लगता है तो आपकी क्या हो सकती है? वेरी हाई शॉक है, जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है? माइट बी हार्ट फेलियर पॉसिबिलिटी है, मरने की चांसेस पूरे हो जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ? जरा समझ में आ गया आपको? एक जनरल है, आपको नॉलेज में होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
ऐसे ही एक टॉपिक है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी, जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। देखिए क्या है यहाँ पे, द मटेरियल शोइंग ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, ऐसा मटेरियल जो उसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो, बहुत कम रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस का मतलब वेस्टेज। तो जब करंट चल रहा है तो रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, जब ज्यादा रेजिस्टेंस बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज खराब होगा। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है अगर जब कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर, और जब बहुत कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम अगर कभी आया कि व्हाट यू मीन बाय सुपर कंडक्टर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर, तो क्या बोलोगे, ऐसा जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो, क्या बोल सकते हैं हम, सुपर कंडक्टर। ठीक है, ओके, दिस वन इज सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जांपल में हम क्या क्या हो सकता है, मर्करी एट 4.2 केल्विन behaves as a superconductor because it loses all electrical resistance at temperature below 4.2 केल्विन। अगर आप मर्करी को 4.2 केल्विन देते हो या बिलो ऑफ 4.2 केल्विन देते हो तो क्या होगा, वो ऐसे बिहेव करता है, किसी तरह सुपर कंडक्टर बिहेव करता है। सुपर कंडक्टर मतलब जिसके पास कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, अगर आपने 1 एम्पियर करंट भेजा तो वहां पर 1 एम्पियर पहुंच जाए, 1 वोल्ट करंट भेजा और 1 वोल्ट वोल्टेज भेजा तो वहां पे क्या हो जाए, 1 वोल्टेज जनरेट हो जाए। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर ऑफ सुपर कंडक्टर मींस वर्चुअली नो लॉस इन ट्रांसमिशन। बाकी जो चीजें आपको बताया, स्पेशली यूज कहां होता है, टू मेक सुपर मैग्नेट्स। क्या बनाने में काम आता है, सुपर मैग्नेट बनाने में काम आता है। बोलो ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो यहां तक होने के बाद बोर्ड्स का 100% जो न्यूमेरिकल्स आने वाला है वहां का एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो हमने रेजिस्टेंस समझा, रेजिस्टिविटी समझा, सुपर कंडक्टर समझा। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है कभी इसको ऐसे लगाते हैं, कभी हम सीरीज में लगाते हैं, कभी हम पैरेलल में लगाते हैं। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दो तरह से क्लासिफाइड हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, अनदर इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, देखो आप, एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, दोनों बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं, एक साथ कनेक्टेड है, एक रास्ते में कनेक्टेड है। देखो ये रास्ता हुआ, एक पाथ हुआ, एक वायर हुआ, इस वायर में कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। पर यहीं पे देखो, यहां से वायर है, करंट आ रहा है, यहाँ पे 2 रास्ते मिले, एक रास्ता ऊपर एक रास्ता नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान रहेगा कि भाई ऐसे है, ये हमारे पास एक मान लो रेजिस्टेंस, बल्ब मान कर लो, दूसरा रेजिस्टेंस, ये क्या हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास ऐसा है कुछ, एक रेजिस्टेंस, दूसरा ऐसा है, ठीक है, यहां से कोई चीज आ रही है, करंट ऐसे आया, 2 रास्ता गया, जिसको बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात। भाई सीरीज किसको बोलते हैं, जब एक ही रास्ते में हो। पैरेलल किसको बोलते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, मतलब रास्ते बट रहे हो, ऊपर नीचे नहीं, बट ध्यान रखना है रास्ते डिवाइड हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक, अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन को हमें थोड़ा डिराइव करना है, एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसको हमें समझने की जरूरत है। कि पहली बात तो पहले समझो सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है। अगर आपके पास देखो एक सर्किट डायग्राम बना रखा है मैंने, जो सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस जगह देखो करंट कितना होगा, यहाँ पे अगर करंट आपका I1 है तो यहाँ भी कितना करंट I1 होगा, यहाँ भी कितना करंट होगा, मतलब सभी में, तीनों में कितना कितना करंट जाएगा, I1 जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से कितना करंट निकला है, I निकला है या I1 निकला है, अगर यहाँ से I1 निकला है तो इसके पास I1 जाएगा, इसके पास भी कितना जाएगा, I1 जाएगा, और इसके पास भी कितना जाएगा, करंट I1 ही जाएगा। क्यों जाएगा ऐसा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि करंट कैसा होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज V1 है इसमें, यहाँ वोल्टेज V2 होगा, यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं कितना होगा, V3 होगा, V1 V2 V3। ठीक है, V1 V2 V3 क्लियर हुआ यहाँ तक। तो सेम होने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, जो I1 भाई अगर मान लो कि यहाँ पे I1 बोलो, I2 बोलो, I3 बोलो, बेसिकली करंट हर जगह कैसा है, सेम है, I1 की वैल्यू है। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया। बहुत बुकों में ऐसा भी दिया होता है कि यहाँ पे करंट है I1, यहाँ करंट है I2, यहाँ करंट है I3, और बाद में क्या बोलते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर I3 सब बराबर एक दूसरे के, ऐसा बाद में भी लिख देते हैं। तो आप ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, बेसिकली समझना इतना सा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा, सेम, और वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आपको पकड़ के कौन सा रखना है, जो बदलता है। कौन सा बदल रहा है यहाँ पे, V। तो अगर हमें नेट V निकालना है, टोटल V निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, जितने रेजिस्टेंस है उतने सबको V को लेकर ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो यहाँ से 10 वोल्ट निकला,
तो कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसमें गया होगा। जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 के बराबर ही होगा ना भाई। 2 गया, 3 गया मान लो, और 5 गया, तो 2 + 3 + 5 कितना हुआ, 10। जितना आप यहां से भेजोगे तीनों इक्वली क्या होंगे, इक्वली नहीं मतलब तीनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों में, ठीक है। सो V1 V2 V3, अच्छा ठीक है। अभी हमें पता है V का फॉर्मूला, V = भाई ओम्स लॉ क्या पढ़ा था अभी हमने, पढ़ा था V = IR, बोलो पढ़ा है अभी, ठीक है। सो IR के लिए जो यहाँ पे हम नेट यूज करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं V नेट की बात करूं तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा I नेट और R इक्विवेलेंट, ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। देखो नॉर्मली हमने पढ़ा है V = IR पढ़ लिया है। अगर नेट वोल्टेज की बात करोगे तो आप लिखोगे V नेट, आई मतलब नेट करंट की बात करोगे तो क्या लिखोगे I नेट, और नेट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो क्या लिखोगे R इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां से तो मैं इसको मैं हटा देता हूं, तो यहां से अगर हम यहां पे बात करें कि भाई यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट, देखो V = IR, ये तो पता होना चाहिए अपने को। तो यहां से अगर हम अपने नोट करें तो कैसे नोट कर सकते हैं, बोलो I नेट इंटू R इक्विवेलेंट, तो लिख सकते हैं I नेट = R। इसका फॉर्म, इसका क्या होगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। बोलो समझ में आ रही बात। यहाँ तीनों में I1 सब कॉमन है तो मैं मान लेता हूँ I है ये, R1 R2 और क्या हुआ R3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है I × R इक्विवेलेंट है, तो I से I कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा फाइनली, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R1 R2 R3, ठीक है, और चलता रहता है। तो ये जो है हमारे पास ये फॉर्मूला हुआ आपका R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। किसके लिए है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। करना क्या था, ये वोल्टेज चेंज हो रहा तो वोल्टेज की वैल्यू लिखी हमने, V = V1 V2 V3। अब V = IR अपने को पता है, हमने IR की वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाला I, ये सभी I बराबर होने वाले हैं, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा अब जनरल टर्म्स में बात करें तो जनरल फॉर्मूले की बात करें अगर हम, तो आप ऐसा लिख सकते हो R1 R2 R3 R4, और ऐसा चलता रहता है कहां तक, Rn तक। कहां तक चलेगा, ऐसे Rn तक चलता रहता है। नंबर ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस लगाओ, 2 लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, सब में क्या करना है, कंटिन्यू चलते जाना है। सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये एग्जाम में आता है, डेरिवेशन आ सकता है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसमें जो दूसरा वाला है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास बात क्या है कि इसमें करंट बदलता है और पोटेंशियल सेम रहता है। वहां क्या था, पोटेंशियल बदल रहा था, करंट सेम था। यहाँ क्या सेम है, करंट बदल रहा है, पोटेंशियल सेम है। तो सिंपल से कुछ भी नहीं है, इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करते देखो, यहाँ करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। इसके बाद कितना देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ये अब यहाँ पे लिखा है R1, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R1 है, या रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R1 है रेजिस्टेंस, और करंट कितना होगा I1, और यहाँ रेजिस्टेंस R2, करंट कितना I2, यहाँ रेजिस्टेंस R3 और करंट कितना I3, ठीक है। और वोल्टेज तो आपको पता ही है, वोल्टेज तो सब में सेम रहने वाला है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो I1 है करंट, I2 करंट है और I3 करंट है, और जो वोल्टेज है कितना है, V1 = V2 = V3 = V के बराबर सब है। बोलने तक समझ में आ गई। अब जो चेंज होता है उसको पकड़ना है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो I = I1 + I2 + I3 ऐसे लिख देना है पहले। सो वी नो दैट V = IR होता है, तो I = कितना हो गया, V/R। बोलो बोल सकते हैं, ठीक है। सो I की वैल्यू क्या लिखेंगे, V नेट अपॉन R इक्विवेलेंट। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू V/R होती है, तो V फॉर V नेट R इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितना हुआ, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। तो यहाँ पे समझ में आई। अब हमें पता है V1 V2 V3 सब किसके बराबर है, V के बराबर, तो V/R इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं हम, V कॉमन हुआ हमारे पास 1/R1 1/R2 1/R3 एंड चलता जाएगा, तो V की वैल्यू V से कट गई, क्या बचा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R3। बोलो समझ में आई बात। कुछ भी नहीं किया है, I नेट = I1 + I2 + I3 वैल्यू पुट किया है। फिर हमें पता है V1 V2 V3 सब कैसे हैं, सब एक जैसे होते हैं, सब कॉमन है, तो V को हमने बाहर ले लिया है, फिर डिवाइड किया, कैंसिल आउट किया, फिर हमारा आंसर आया, दैट इज 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस ... 1/Rn टाइम्स तक। कहां तक जाएंगे, n टाइम्स तक आपको इसको
लिख देना है। बोलो क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं ये दोनों, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो अच्छे से। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक टेंशन फ्री कमेंट करो, ठीक है? वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बोलो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े। तो अभी हम समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जूल। क्या नाम था? जूल। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब भी यहां से लाइट पास हो रही थी, वही गर्म, जैसे अभी नॉर्मली अपने देखे तो भाई ये बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, अब ट्यूबलाइट को बंद करके जाके टच करो, देखो क्या लगेगा, आपको गर्म महसूस होगा। क्यों गर्म महसूस हो रहा है? क्योंकि जूल्स ने कहा, या जूल्स एक इफेक्ट है जिसमें जूल ने कहा है, जूल एक साइंटिस्ट जिनका नाम है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब चार्ज पार्टिकल आपस में टकरा रहे होंगे, हमने क्या पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे थे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बना। तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेंगे, आप जाके ऐसे टकराओ दीवार से, ऐसे टकराते रहो तो क्या होगा? कोलिजन होगा। और कोलिजन में क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है ना? एक कॉमन सी बात है। अब अपना हाथ को रगड़ो ऐसे जोर जोर से, क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन में क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा आपके हाथों में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब चार्ज कोलाइड करेंगे तो क्या बनाएगा? हीट जनरेट होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? तो यहाँ उनका स्टेटमेंट लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा चाहते हैं वो? Joule's law of electric current states that the heat produced in a conductor is directly proportional to the square the amount of current flowing, resistance, conductor, time period of the flow of current। इसको मैं समझाता हूँ भाई, ठीक है? देखो उन्होंने क्या बोला कि जो H है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है I² RT। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या इस फॉर्मूले जितना एनर्जी क्या होता है? लॉस्ट होता है। I का स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा है ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम पीरियड स्मॉल टी, ठीक है? तो जो H की वैल्यू है, अगर आपको करंट पता हो, आपको रेजिस्टेंस पता हो, आपको टाइम पता हो, तीनों रखोगे और सॉल्व करोगे तो जो H की वैल्यू आएगी उतना अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि उतना जूल ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है करंट के फ्लोइंग के टाइम पे। समझ में आई बात? बाकी ये तो जो मैं आपको बताया वही लिखा हुआ है। बोलो समझ में आ गया? अब इसको ना आप गलत देखो, नेगेटिव चीजों को आप नेगेटिव वे भी ले सकते हो, पॉजिटिव वे भी ले सकते हो। जैसे मैं आपको बहुत बार बोला हूं कि आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, इट्स ओके, गो एंड प्ले द गेम। कौन रोकता है आपको? लेकिन गेम खेलने के बाद वापस जब आओगे तो फिर पढ़ने बैठ जाना है अच्छे से, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। तो इन्होंने ऐसे ही चीजों को समझा कि भाई अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है? तो उन्होंने देखा, बोला हाँ हो सकता है। तो उसका क्या होगा वो हम देखेंगे अभी के लिए, मतलब अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले आप इन चीजों को समझो कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनके। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब को जलाते हैं, बल्ब जल रहा है, पहले देखो यहाँ पे नो ग्लो है, यानी जल नहीं रहा है। जैसा आपने जलाया बल्ब को तो क्या होगा? जब बल्ब जलने के बाद जब आप स्विच ऑफ करोगे, आप टच करोगे, क्या महसूस होगा? गर्म गर्म महसूस होगा, ठीक है? पहली बात तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज इलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज ऑफ द इट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड ग्लोइंग इफेक्ट। ये वर्ड याद रखना है, टंगस्टन। ये क्या है? टंगस्टन एक मटेरियल है जिसके पास ज्यादा एनर्जी लेने की क्षमता होती है। एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट यू मीन बाय टंगस्टन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाई क्या बोलते हैं, एनर्जी कैपेसिटी या टेकिंग कैपेसिटी। तो क्या बोलोगे? टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो हाई एनर्जी को ले सकता है। अगर आपने बल्ब में देखा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करूँ तो दिखाऊँ। देखो ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे ये पार्ट, ये जो है ना, इसको ये टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। किस मटेरियल का बना होता है? टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ होता है। उसके बाद ठीक है, बल्ब हैव आर्गन गैस विच प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम द डिकेइंग। ये देखो इसके अंदर एक गैस भी भरी होती है, ठीक है? इसके अंदर एक गैस भरी होती है, और कौन सा गैस है वो? आर्गन गैस है। और आर्गन गन क्या करता है कि भाई फिलामेंट खराब ना हो, बारिश गिर रही है, ठंडी पड़ रही है, तो इससे क्या हो? इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर बचपन में आपने देखा हो तो पुराने जो ट्यूबलाइट अगर आप फोड़ोगे ना जोर से, बुम से ऐसा आवाज आती है, बुम, और धुआं धुआं निकलता है। तो क्या था? वो था आर्गन गैस होती थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्यूज, नॉर्मल सबको पता होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज? बोलो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज? भाई घरों में जो आज एमसीबी आप यूज कर रहे हो, पहले वो इलेक्ट्रिक फ्यूज के नाम से जाना जाता था। ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे देखो, आप दिख रहे हैं, यहाँ पे एक वायर होता था, ये एक वायर होता है, अगर आपको दिख रहा हो डायग्राम में, तो यहाँ पे ऐसे एक वायर होता था। सपोज करो ये हमारे पास फ्यूज है, ऐसे यहाँ ऐसे वायर लगा होता था। वायर क्या होता था? ये वायर जो होते हैं ये कैसे होते थे? ये लो मेल्टिंग पॉइंट होते थे, यानी कि जैसे थोड़ी भी एनर्जी मिली उसको, थोड़ी भी एनर्जी मिली ज्यादा, ये अपने घरों में नॉर्मली करंट कितना, वोल्टेज कितना आता है? 220 इतना आता है। अब मान लो 300, 350, 400 आया तो क्या होगा? घर में आ गया तो क्या होगा? सारा घर का जितना भी लाइट, फैन, एसी, कूलर, फ्रिज जो चल रहा सब खराब हो जाएगा, सब जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा सब।
तो वो ना हो इसलिए क्या लगा रहता था, फ्यूज लगता था कि भाई ज्यादा करंट आए तो क्या हो, ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होगा तो सर्किट क्या होगा, जो क्लोज सर्किट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो थे किस मटेरियल का बना होता है, तो वो कॉपर और Ni का मतलब निकल, इन दोनों का मेट मिला के जो अलॉय बनते थे उससे मिल के बनता था। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, समझ में आया। ये कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसे बोल सकते हो, या कुछ ऐसे हीटिंग इफेक्ट कुछ एप्लीकेशन है। तो देखो ये तो एक चीज हमने समझी, लेकिन इसका फायदा क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखो यहाँ पे फायदा क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो हीटिंग एलिमेंट की हम बात करते हैं, तो आपने घरों में नॉर्मली क्या क्या देखा है, भाई कपड़े प्रेस करते हैं वो देखा है, फिर गीजर लगा होता है या एक ऐसा रॉड होता है पानी गर्म करने वाला। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इसी के बेनिफिट्स हैं। कैसे बेनिफिट है समझते हैं। देखो कि पहली बात तो आपको ये जो मटेरियल बने होते हैं ये किससे मिलके बने हैं, नाइक्रोम वायर होता है। ठीक है, नाइक्रोम वायर है। कौन सा वायर है, ये सब नाइक्रोम वायर है। अब ये नाइक्रोम वायर की खास बात क्या है कि वो जल्दी जो गर्म मतलब मेल्ट नहीं होते, क्या नहीं होते, जल्दी मेल्ट नहीं होता। एनर्जी देते जा रहे हो भाई। अब मान लो कपड़ा प्रेस करने के लिए आपने आयरन गर्म किया, अगर जल्दी मेल्ट होगा तो क्या होगा, आपका जो आयरन है जो लोहे का बना पूरा पिघल जाएगा, समझ रहे हो। पर वो आयरन नहीं होता, आयरन मटेरियल का नहीं होता। किस मटेरियल का होता है वो, उसके अंदर जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की होती है, जिससे क्या हो, आप गर्म करो मेल्ट नहीं हो रहा है, हाई मतलब जल्दी मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नाइक्रोम किससे मिलकर बना है, नाइक्रोम एक अलॉय है। क्या है, एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है मालूम है, जो मल्टीपल एलिमेंट को लेके मिलता है बनाता है उसको बोलते हैं अलॉय। जैसे निकल है, क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीन है, इसमें इस सब परसेंटेज लिखे, इतने परसेंट जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, नाइक्रोम बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। ये हमारा आयरन हो गया, ये हमारा नॉर्मली वायर हो गया। अब देखो क्या है, हीटिंग एलिमेंट शुड बी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो गर्म होगा भाई, कोई रोकेगा ज्यादा तभी तो ज्यादा गर्म होगा भाई। चल इलेक्ट्रॉन तो अपने हिसाब से चलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं नॉर्मली चलेंगे तो वैसे, लेकिन अगर कोई ज्यादा रोकने वाला है तो क्या होगा, फिर कोलिजन ज्यादा होगा, इसकी वजह से हीट ज्यादा जनरेट होगी। दूसरा, इट शुड हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इट शुड ऑक्साइड द हाई टेम्परेचर, और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड नॉट बी वेरी हाई। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या है कि हीट एक्सपांसन बहुत नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो कोई मटेरियल है वो फट ना जाए गर्म होके, उस पर कोई ऐसा इफेक्ट ना दिखे। इसलिए क्या है, इस सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत यूजेस हैं, बेनिफिशियल यूजेस हैं, जो हम हालांकि था तो नेगेटिव पार्ट, लेकिन इसको हम यूज करें क्या करें, इसको हम पॉजिटिव पार्ट में, पॉजिटिव एक्सपेक्ट में देख लिए हैं या समझ लिए हैं। फाइन, सो टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको याद रखना, ये नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ लास्ट स्लाइड क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पावर। ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि भाई जब देखो जहां पे वर्क हो रहा है वहां पे एनर्जी है, जहां एनर्जी है वहां पावर तो आना ही आना है। ठीक है, तो पावर होता क्या है, इसका न्यूमेरिकल्स एग्जाम में काफी आता है, तो इसको हम समझेंगे। अगर आप लोग कमेंट करो कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप सभी को चाहिए नेक्स्ट पार्ट तो प्लीज कमेंट कि हमें नेक्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स के लिए दीजिए, तो हम वीडियो बनाएंगे उस पर। ठीक है, पर अभी आप समझो इलेक्ट्रिक पावर है क्या। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी वॉट। क्या होती है, वॉट। फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। और वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी अपॉन टाइम भी आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। अब एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन 1 वॉट, तो क्या लिखोगे, इट इज द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट आप दे रहे हो उस केस में जो एनर्जी का खर्च होके 1 एम्पियर करंट बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, 1 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, सो P इक्वल्स टू VI फॉर्मूला रहेगा, V का मतलब वोल्ट और A का मतलब एम्पियर होता है। बाकी यहाँ पे मैंने लिख दिया SI यूनिट कितना होता है, पावर का वॉट होता है। अब देखो वॉट जो होता है बहुत ही छोटी यूनिट है, पावर की बहुत ही छोटी यूनिट है। ठीक है, जिसके वजह से हम यूज करते हैं 1 kW। kW का मतलब जैसे किलोमीटर होता है, ठीक है, किलोग्राम होता है, ऐसे ही किलो वॉट होता है। किलो वॉट का मतलब 1000 वॉट। ठीक है, फाइन, तो 1000 वॉट। ठीक है, तो अच्छा अब एक बात और समझो कि जो एनर्जी है ना घरों में या कॉमर्शियली जो यूज की जाती है वो क्या है, वो 1 kWh यूज करते हैं। बेसिकली ये पावर नहीं है, ये है एनर्जी। ये जो पावर नहीं है ये क्या होती है आपकी, ये होती है एनर्जी। कैसे पता चला,
देखो यहाँ पे kWh है, किलोवाट आवर। क्या लिखा है? किलोवाट आवर। आवर का मतलब टाइम, किलोवाट का मतलब पावर, ठीक है। तो किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर है मतलब एनर्जी और पावर है। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें एनर्जी का फॉर्मूला, तो P बराबर क्या है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन मतलब P इंटू टाइम। तो ये आपकी एनर्जी हो गई, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। इसलिए इसको हम पावर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनर्जी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो अगर आप कैलकुलेट करो तो किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड। क्लियर है? तो यहां से ये कॉमर्शियल यूनिट जो हमारे पास kWh है वो यूज की जाती है घरों के अंदर। जो नॉर्मली आप बोलते हैं ना 2 यूनिट आई इलेक्ट्रिसिटी, 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आई, तो वो इसके थ्रू आती है। क्लियर है? तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए ताकि हम न्यूमेरिकल सेक्शन लेके आ सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।